चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मिड डे मील क्या है और इनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आप सबको पता है मिड डे मील क्या है। जो दोपहर मिड डे मील का मतलब है मध्याह्न भोजन योजना, अर्थात दोपहर के भोजन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो सरकार ने इसको 1995 में शुरू किया था। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। सरकार ने इसको कब शुरू किया था? 1995 में इसमें शुरू किया था। उसके बाद इस योजना को भारत के सभी प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं सब में चलाया जा रहा है। आपको भी जब आप स्कूल में आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना वहाँ पर खिलाया जाता है। नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक मिड डे मील होता है। पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक मिड डे मील हर स्कूलों में खिलाया जाता है, जो भी सरकारी स्कूल हो, परिषदीय स्कूल हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाया जाता है। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला इसका उद्देश्य होता था कि बच्चे कक्षा में उपस्थिति को बढ़ावा देने के साथ साथ उनका पोषण स्तर भी अच्छा रहे। कुछ हमारे भारत में क्या है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका पोषण स्तर अच्छा नहीं होता। उन्हें पोषक खाना देने के लिए भी मिड डे मील योजना को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था बच्चों को कुपोषण से बचाने के साथ साथ उनका शारीरिक और शैक्षणिक विकास भी होता है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, जिस दिन भी स्कूल खुला रहता है उस दिन बच्चों को भोजन करवाना अनिवार्य होता है। गर्मियों की छुट्टियों में भी जो सूखे प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इस कार्यक्रम को जारी किया जाता है, जिससे इन क्षेत्रों के बच्चे गर्मियों में भी भोजन मिल सकता है। इसका संचालन करता कौन है? तो इस कार्यक्रम का जो संचालन या नियंत्रण है तो वह राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति के द्वारा किया जाता है और जिसका प्रमुख केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिड डे मील की जो पूरी जवाबदारी होती है वो किसकी होती है? वो शिक्षा मंत्री की होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हो? तो मानव निर्धनता कहते हैं गरीबी को। तो मानव निर्धनता गरीबी का एक व्यापक पक्ष है, जिसके अंतर्गत भोजन, शिक्षा, आश्रय मतलब रहन सहन, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार या सामाजिक समानता या आदि की अनुपलब्धता शामिल होती है कि आदि हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? तो जब निर्धन तो सभी लोग होते हैं, लेकिन जब निर्धन की बात आती है उनमें सबसे निर्धन महिलाओं, बूढ़े लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के जो उपलब्ध संसाधन की पहुंच से वंचित रखा जाता है। इन्हें सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इन्हीं लोगों को सबसे अधिक निर्धन माना जाता है। अगला प्रश्न बेटा आपका, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में 3 अंतर कौन कौन से हैं? तो 3 अंतर बताएंगे। तो लोकसभा का जो सबसे पहला होता है, लोकसभा एक अस्थायी सदस्य होता है, मतलब इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वो लोकसभा को भंग हो सकती है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। जबकि राज्यसभा जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात तो 1/3 सदस्यों का चयन भी होता है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष तक काम करने का अवसर मिल पाता है। जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का जो सदस्य होता है वो सीधे जनता के द्वारा होता है। जो हम एमपी के, एमएलए के या एमपी के जो चुनाव होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं। और इसके जो 2 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यों के विधानसभा के सदस्य करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। याद रखेंगे, लोकसभा के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि राज्यसभा में ऐसे अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल त्यागपत्र नहीं देता। पहले तो ऐसे अविश्वास प्रस्ताव होते ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट सदस्य, एक स्थायी सदन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए या महत्वपूर्ण घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया था, कई बार आपकी क्लास में आपको बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जैसे जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है, प्रवास होता है। तो जन्म दर में आप लिखेंगे, जन्म दर कहते किसे हैं? किसी देश या क्षेत्र में एक वर्ष में जो जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, कौन से बच्चों की संख्या? जीवित बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें जो जीवित हैं उनकी जन्म दर, उसे हम जन्म दर कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर की तुलना में ज़्यादा रहती है। दूसरा मृत्यु दर, तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में गिरावट भी भारत की जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा होता है प्रवास, एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र में जाना या स्थानांतरित होना या वहीं पर बस जाना
ये सारी प्रक्रिया क्या प्रवास कहलाती है। अंतर्देशीय भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना की जाती है। जब जनसंख्या बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया था जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सबसे पहले बेरोजगार बढ़ेगा, तो सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हो जाती है। तो भारत में जो रोजगार के साधन है उसमें जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि तो नहीं हुई है। जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई तो इस कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। जब बेरोजगार बढ़ते हैं तो वहाँ पे आवश्यकता से अधिक जहाँ श्रमिक नियोजित है वहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी की समस्या भी हो जाती है। दूसरा, निर्धनता में वृद्धि। जब रोजगार नहीं रहेगा तो संसाधन नहीं रहेंगे, संसाधन की कमी होती है और जनसंख्या की अधिकता के कारण क्या होती है, अधिकांश जनसंख्या को आजीविका उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो गरीबों का जीवन जीने के लिए विवश हो जाता है। उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, व्यक्ति के भोजन पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, शिक्षा पर पड़ता है, इन सभी पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला हेडिंग इसी में ले सकते हैं, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। जब बेरोजगारी आ जाएगी, सारी चीज़ बेरोजगारी से शुरू होती है कि देश के विकास के दौरान में जो राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर होता है उसमें आय नहीं बढ़ पाती, अर्थात प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। अगली हेडिंग इसमें आती है कुपोषण। तो इसमें जितने पॉइंट्स है पॉइंट्स को याद रखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया बेरोजगार में वृद्धि हो जाती है, दूसरा पॉइंट आपको बताया है निर्धनता में वृद्धि होती है, तीसरा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय होती है, चौथा कुपोषण। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल पाएगा, तो बढ़ती संख्या की उचित सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, तो बच्चों में क्या होता है, कुपोषण की समस्या बढ़ती जाती है। इसीलिए मिड डे मील चलाया जा रहा है जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या ना हो। अगला, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। जैसे जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उसी गति से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हुआ है। इसके कारण अभी भी शिशु मृत्यु दर या माता की मृत्यु दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। इसके मतलब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। अब कह सकते हैं कृषि विकास में बाधा भी होता है। तो भाई परिवार में सदस्य बढ़ जाते हैं तो कृषि जोतों का बंटवारा हो जाता है। जब बंटवारा हो जाता है तो जोतों का आकार कम हो जाता है, अर्थात हमारे खेतों का आकार कम हो जाता है। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और उपज उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। चलिए आगे देखते हैं, बचत या पूंजी निर्माण के अंदर। जब इनकम ही नहीं हो तो बचत कहाँ से हो जाएगी। तो जनसंख्या में जिस तरह से वृद्धि हो रही है तो आय के अवसर तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके कारण हमारी बचत भी कम हो जाती है। जब बचत कम होती है तो पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाता, जो राष्ट्र के विकास में भी बाधा होती है। फिर प्रवासन में तीव्र गति। अब लोग गाँव से शहरों में पलायन करते हैं या दूसरे देशों में पलायन करते हैं, तो जिस हिसाब से प्रवासन में भी तीव्र गति हो रही है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जब शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो शहरों में जो लोग जाते हैं उन्हें उस तरह की जॉब नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिल पाती, तो उन्हें निम्न स्तरीय जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तो इसी तरह के पॉइंट्स आप लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में बोल सेविकों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। बोल सेविक का जो उद्देश्य था, बोल सेविक कौन थे, श्रमिक वर्ग के लोग थे। तो ये चाहते थे कि समाज का जो श्रमिक वर्ग या कामगार वर्गों के जो लोग थे उसमें उनकी स्थिति में सुधार लाना है। और ये राष्ट्रवादी थे, यानी कि राष्ट्र को प्रेम करते थे, अपने देश को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए, इसलिए काम पूरा करते थे। तो इनके उद्देश्य कैसे गए, सबसे पहला उद्देश्य था इनका समाजवाद की स्थापना करना। तो ये चाहते थे कि समाज में समाजवादी व्यवस्था स्थापित था, मतलब समाज जो भी कार्य वो समाज के लिए हो। दूसरा था जार के कुलीन तंत्र का अंत करना। जो जार का शासन था, जार अपने श्रमिकों पर भरोसा नहीं करता था, उन्हें कष्ट प्रदान करता था, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाता था। तो इस बात को नापास था कि जब तक जार रहेगा रूस के लोगों की दशा सुधारी नहीं जा सकती है, तो जार के शासन का ये अंत करना चाहते थे और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। अगला है इसी में गैर रूसी जातियों के दमन की समाप्ति करना चाहते थे कि जो गैर रूसी लोग थे उनकी जातियों का दमन करो। तो बोल्शेविक रूस क्या चाहते थे, वो केवल रूस में रूसी जाति को रहने देना चाहते थे, गैर रूसी जातियों का जो उनका प्रभुत्व था उसको समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण आत्मनिर्भर का अधिकार उनको देना चाहते थे। तीसरा था किसानों के दमन का। ये लोग सब किसानों का दमन करते थे। पहले जो चार लोग थे, चार किसानों का दमन करते थे, इसलिए भू स्वामित्व की असमानता का उन्मूलन भी। और समाजवादी क्या चाहते थे, जितनी भूमि वो सबकी भूमि हो। तो ये सामंतों से भूमि लेकर के किसानों के दमन का जो था उसको अंत करना, मतलब किसानों को फ्री करना चाहते, उन्हें आज़ाद करना चाहते थे। चलिए ये कुछ प्रश्न थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पक्का याद करेंगे। चलिए वेलकम।